जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सरकार की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मेरठ का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लंबे समय से किसान आंदोलन जारी है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में विधानसभा चुनाव तक क्या सरकार इस मसले को हल करने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि देखा जाए तो किसान आंदोलन के साथ गन्ना किसानों की भी समस्या लगातार बनी हुई है। नहीं, देखिए, उनकी समस्या के संबंध में व्यापक स्तर पर विचार विमर्श हुआ है। 11 राउंड की बातचीत हुई है। पार्लियामेंट के अंदर एक्सक्लूसिव इस विषय के ऊपर चर्चा हुई है। खूब विमर्श हुआ है ये, और बार बार ये बात भी कही गई कि आप जिनको काला कानून कह रहे हैं उसमें काला है क्या। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसानों के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए कथित नेता हों और चाहे राजनीतिक दलों के नेता हों, कोई भी वैसा कुछ बता नहीं पाया। कोई भी विषय उठा, उसके संबंध में सरकार ने विचार किया। एमएसपी को लेकर के शंकाएं थी, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि एमएसपी था, है, रहेगा। इस वर्ष की भी जो एमएसपी की खरीदी, उसने इस बात की पुष्टि की। एमएसपी की दरें भी बढ़ाई गई और खरीदारी भी बढ़ी। माने विषय तो देखा जाए प्रत्येक स्तर के ऊपर चर्चा हुई है, और किसानों की समस्याओं को लेकर के और किसानों के हितों को लेकर के जो केंद्र की मोदी जी की सरकार है वो बेहद संवेदनशील भी है और क्रियाशील भी है। उसने निरंतर किसानों से जुड़े मुद्दों को समझा है, हल किया है, किसानों को राहत दी है। परंतु ये आंदोलन वास्तव में किसानों के हित के कारण से नहीं चल रहा है, ये जिद के कारण से चल रहा है। और इसका अब कोई किसान हित एजेंडा भी नहीं है, अब राजनीतिक एजेंडा है। सारे के सारे जो विपक्षी दल हैं वो इसमें अपने भविष्य की संभावनाएं देखते हैं। और मुझे इस बात का आश्चर्य भी होता है कि कांग्रेस विपक्षी दल तो है ही, परंतु एक ऐसा दल है जिसने 60 साल तक इस देश पर शासन किया है। इस प्रकार के दल के नेता संसद के द्वारा पारित किए हुए कानूनों को सड़क पर हंगामा करके वापस लेने की मांग करें, ये एक प्रकार की असंवैधानिक बात है। उनको कोई बात कहनी तो संसद हमेशा उनके लिए उपलब्ध है, संसद का मंच उनके लिए उपलब्ध है। विभिन्न कमेटियों के अंदर वो सदस्य हैं, वहाँ बात उठा सकते हैं। परंतु क्योंकि इस प्रकार के विषयों को जो कानूनों के माध्यम से आए हैं, स्वयं कांग्रेस उठाती रही है, अमरिंदर सिंह जी उठाते रहे हैं, कमेटियों में उठते रहे हैं, तो इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल जिद के अंदर चल रहा आंदोलन है। और इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका कोई परिणाम राजनीतिक दृष्टि से होगा। जो विरोधी हैं, हम अपने संगठन के दम पर, हम अपने कार्य के दम पर, अपने नेतृत्व के दम पर चुनाव लड़ते हैं, और विरोध पक्ष के लोग हमारे खिलाफ रहेंगे ही रहेंगे। तो मुझको नहीं लगता कि चुनाव में इसका कोई परिणाम होगा। हम अच्छे ढंग से, यथावत और भी बल्कि प्रभावी ढंग से चुनावों के अंदर जाएंगे और विजयी होंगे। अगर पंचायत चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उतना नहीं रहा जितना बीजेपी मानती थी। पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी चूक कहाँ रही है और उसको सुधारने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो शुद्ध रूप से पार्टी के एजेंडे पर नहीं लड़े जाते, वो संभव भी नहीं है। और ग्राम पंचायतों के चुनाव के अंदर तो इसलिए हमने कहीं पार्टी के स्तर पर हस्तक्षेप भी नहीं किया। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, मैं मेरठ का जानता हूं और भी क्षेत्रों का जानता हूं, जहां पर किसी गांव के अंदर ग्राम प्रधान के जो प्रत्याशी बने उनमें से 3-3, 4-4 प्रत्याशी भाजपा से जुड़े हुए थे। तो हमारा स्टैंड ये था कि जो भी जीतेगा अपना ही है, और इसलिए उसके अंदर हमने सीधे हस्तक्षेप भी नहीं किया। जिला पंचायत के चुनाव के अंदर भी देखा जाए तो बाई अंडार यही नीति रही। ठीक है, हमने कुछ कैंडिडेट की पहचान की कि चलो ये भाजपा का समर्थन मिलेगा, चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा गया इसीलिए वो। लेकिन वहाँ भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे, क्योंकि स्थानीय विषय रहते हैं, कई बार कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छाएं होती हैं, उनकी साल 2 साल से कुछ उनके कमिटमेंट हो जाते हैं अपनी जनता के साथ ही, तो उसमें वो चुनाव में खड़े हो जाते हैं। तो देखा जाए तो चाहे पंचायत के चुनाव हो चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को अभी भी सबसे अधिक सीटें मिली हैं। और जो सीटें मिली हैं उसके अलावा भी जो निर्दलीय होकर के जीते हैं उनमें भी बड़ी संख्या में लोग भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा से जुड़े हुए लोग जीते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो चुनाव हुए हैं, जो स्थानीय मुद्दों पर अधिक लड़े जाते हैं, उसके अंदर भी भाजपा के यश के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं आई है।
विपक्षी दल ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी नामांकन दाखिल नहीं करवाने दे रही है, प्रशासनिक दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को ये भी आरोप है कि कई जगहों पर जो प्रत्याशी हैं उनका अपहरण हो रहा है। नहीं, देखिए, ये देखा जाए तो मैंने जो पहले बात कही उसकी पुष्टि करती है, क्योंकि उनके प्रत्याशी जीते नहीं। वो हल्ला करते रहे हमारे जीत गए एक माहौल बनाने के लिए, परंतु क्योंकि वो सत्य नहीं था। और अब चुनाव के समय जिला पंचायत के अध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा है तो ये बात ध्यान में आ रही है कि भाजपा के समर्थन करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ऐसी प्रशासन की को प्रयोग करने की कोशिश नहीं की गई है। ये पुराना रिकॉर्ड रहा है। और आपको जान करके आपकी जानकारी में होगा कि हमारे एक मुरादाबाद के सांसद हैं, संभल के सांसद हैं, उनके बाकायदा धमकाते हुए ऑडियो वायरल हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी के स्वभाव के अंदर है कि प्रशासन का उपयोग करके चुनावों का चित्र बदलना। हमारा ये स्वभाव नहीं है, हम ना ऐसा करते हैं। और इसलिए ये जो उनके आरोप हैं ये शायद उनकी पुरानी आदत से निकली हुई उनकी जो आशंका है उनके कारण से है। अगर यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर सपा की बात करें, वो अकेले चुनाव में जा रहे हैं, कांग्रेस जा रही है, बसपा ने ऐलान कर दिया अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा? बीजेपी की मजबूती है या फिर विपक्ष की बिखराव दिखाई दे रहा है? जिसके साथ कोई आना नहीं चाहता वो किसको साथ लेगा? यदि छोटे दल हों या बड़े दल हों, उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के कोई हमको राजनीतिक रूप से यश नहीं मिलने वाला है या बसपा के पास जाकर के हमको लाभ नहीं होने वाला है राजनीतिक दृष्टि से, तो वो क्यों जाएंगे? तो ये उनकी समस्या है। जहाँ तक हमारी बात है, हम एक हमारा पुराना अनुभव, सबसे बड़ा देखा जाए तो गठबंधन की सरकारें चलाने का हमारा बड़ा पुराना अनुभव है अटल जी के समय से। और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। जो हमारे साथ आना चाहते हैं, जो पहले भी जो दल हमारे साथ रहे हैं, केंद्र नेतृत्व उसके विषय में विचार करेगा। परंतु जो बात मैंने कही, यदि कोई सपा और बसपा के साथ कोई आना चाहता ही नहीं है तो ये तो उनकी समस्या है, इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं। इसके अलावा अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बहुत काम किया, जिसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक में हुआ। लेकिन देखा जाए तो विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में तो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। देखिए, विपक्षी दल मुख्य रूप से यदि हम माने तो सपा को मान सकते हैं, कांग्रेस कहीं है नहीं। बहन जी भी काफ़ी वर्ष पहले सत्ता में थी, बहुत वर्ष उनको हो गए, उनका कोई प्रभाव भी नहीं है। यदि हम सपा को मुख्य विपक्षी मान लीजिए, तो उनके जिस व्यक्ति ने कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताया और जिन्होंने कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा और मैं ऐसा करूंगा, तो इस प्रकार के लोग और क्या आरोप लगाएंगे। अभी कल मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो उनका जन्मदिन था, मेरी उनको शुभकामनाएं जन्मदिन की। वो उस पर कह रहे थे कि पहले लगाइए सबको और जो आखिरी वैक्सीन बच जाए तो मुझको आप लगा दीजिएगा। माने इस प्रकार का वैक्सीनेशन के संबंध में जिनका एटीट्यूड है, वैक्सीनेशन के संबंध में जिन्होंने एक प्रकार की अनास्था पैदा की है, वो यही कहेंगे। और यदि योगी जी की सरकार की सब तरफ तारीफ हो रही है तो इसलिए हो रही है कि उन्होंने वैसा किया है। जो संक्रमण की दर है वो बिल्कुल घट गई है और जो मॉर्टेलिटी रेट है वो एकदम घट गया है, ये जो और रिकवरी रेट है वो एकदम बढ़ गया है। ये जो सारी चीज़ें, सारे जो आंकड़े हैं वो इस बात का प्रमाण है कि योगी जी ने बहुत ही अनुकरणीय ढंग से काम किया है, जिसकी तारीफ यूएनओ ने की, देश भर के अंदर तारीफ हो रही है, जैसा आपने कहा अन्य देशों में भी तारीफ हो रही है। तो अब अखिलेश जी हैं या अन्य विपक्षी दल हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको अच्छे काम को भी स्वीकार करने का उनका दिल नहीं है, तो करें वो, लेकिन जनता सब समझ रही है। अगर धर्मांतरण की बात करें, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कई मामले आए जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और देखा गया है कि साजिशन धर्मांतरण किया जा रहा है। तो अगर यूपी की बात करें, यहाँ तो लव जिहाद को लेकर कानून भी बना, लेकिन क्या कामयाब नहीं हो पा रही है सरकार रोकने में? नहीं, देखिए, कामयाब यानी सरकार ने इसके धर्मांतरण के खिलाफ जो जबरन धर्मांतरण होता है, लालच से धर्मांतरण किया जाता है, वो प्रतिबंधित है, कानूनन अपराध है। सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। देखिए, एक बात कई बार लगती है कि आज भी देश के अंदर कुछ इस्लामिक तत्व तो ऐसे जरूर हैं, इस्लामिक संगठन ऐसे जरूर हैं जो इस देश को अपने हिसाब से, शरीयत के हिसाब से चलाने का एक स्वप्न रखते हैं।
वो दारुल हरब, दारुल इस्लाम, इसकी मान्यताएं हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि ऐसा देश ये भारत बन जाए जहाँ पर शरीयत के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, और उसके अंदर फिर वो विभिन्न प्रकार की कोशिशें करते हैं। उसमें जनसंख्या को बढ़ाना भी कोशिश है, उसके अंदर धर्मांतरण भी कोशिश है, उसके अंदर लव जिहाद भी कोशिश है, उसके अंदर घुसपैठ भी कोशिश है, यानी ऐसी अनेक प्रकार की कोशिश चलती हैं। और फिर ये धर्मांतरण का भी जो विषय आया वो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा दिखाई देता है, उसके तार जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। सरकार अपने स्तर पर कानून की दृष्टि से भी और कानून के अनुपालन की दृष्टि से भी प्रयास कर रही है, लेकिन मेरा ये कहना है, थोड़ा सा हट करके शायद ये बात होगी कि मुस्लिम लीडरशिप को भी, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व है, चाहे वो धार्मिक नेतृत्व है, मौलाना हैं, नेता हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि ये बातें भाई अब चलने वाली नहीं है। प्रेम से रहने की बात है। कोई अपनी इच्छा से किसी दूसरे मत के अंदर जाता है, जाए, परंतु हिंदुस्तान जैसे सर्वधर्म संभाव वाले देश के अंदर इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हमको प्यार से रहना चाहिए। इस बात को बताने के लिए उनको भी आगे आना चाहिए, अन्यथा इसमें से समस्याएं पैदा होती हैं। क्योंकि देखा जाए अभी चाहे वो जम्मू कश्मीर में एक 18 साल की बच्ची का धर्मांतरण का मामला हो, फिर उत्तर प्रदेश का, इन तमाम मामलों में फॉरेन फंडिंग भी शामिल है। यानी कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। नहीं, देखिए, आपने भी जैसा कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तार तो उसके दिखाई देते ही हैं। अब अलकायदा है या जो है इराक से चलने वाले जो ISI के जो संगठन हैं, जिन्होंने बेहद क्रूर चेहरा इस्लाम का दिखाया, असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बताएं कि क्या उस परिभाषा से इस्लाम की वो सहमत हैं? क्या वो चाहते हैं कि उस प्रकार से इस्लाम का प्रचार प्रसार हो? तो ये जो चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र चलते हैं, उसमें जिन ग्रुपों का मैंने जिक्र किया, उनकी कोशिशें साफ दिखाई देती हैं। और हिंदुस्तान के अंदर इन कोशिशों को सब प्रकार से कंडेम किया जाना चाहिए। जहाँ तक चुनाव की बात है, जब विषय होगा तब वो उठेगा। पहले भी उठा था, 3 साल पहले भी उठा था, 4 साल पहले भी उठा था। अब चुनाव है तो आप चुनाव के साथ जोड़ रहे हैं। ये एक स्थायी ऐसी समस्या है जो बीच बीच में उठती रहती है। केरल में उठती है, कई बार अन्य प्रदेशों में उठती है। तो असदुद्दीन ओवैसी यदि जानकार हैं और वो मुस्लिमों के नेता हैं और हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि जरूर करते होंगे। तो हिंदुस्तान की परंपरा के नाते उनको इस प्रकार की कोशिशों को रोकना चाहिए, उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर असम सरकार की बात करें तो वहां पर 2 बच्चों वाली नीति को लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है कि वो कानून बनाएगी। आपको क्या लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की कितनी जरूरत है देश को? देखिए, जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या की जो वृद्धि वो केवल डेमोग्राफिकली ही समस्या नहीं है, वो भी उसका एक पहलू है। लेकिन उसके अलावा अभी जो संसाधन हमारे पास हैं, उनके ऊपर जो बोझा बढ़ता चला जा रहा है, हम उन संसाधनों के अंदर हम सबकी ठीक प्रकार से चिंता करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ये सारे देश की भी बात है, देखा जाए तो दुनिया की भी बात है। तो जनसंख्या के संबंध में इस प्रकार की एक रेडिकल सोच, एक जो है मूलभूत विचार, ये बहुत आवश्यक है। और उस नाते जहाँ खतरे दिखाई दे रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज के भी खतरे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ लोग थोड़ा अधिक सतर्क हैं। क्योंकि ये बात ध्यान में आती है कि जैसा मैंने इस्लामिक षड्यंत्र के संबंध में शुरू में बात ये कही, कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो इन चीज़ों को जानबूझ कर करते हैं। उस नाते असम की अपनी चिंताएं हैं। अब सीमांत का प्रदेश है, असम के अंदर इस प्रकार की व्यापक स्तर पर घुसपैठ हुई है, तो उस चिंता में से उन्होंने ये बात सोची होगी, उनकी स्थानीय जैसी भी जरूरतें हैं। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भी कठिनाई है। लेकिन कुल मिलाकर के सरकारें कैसे करती हैं, किस प्रकार से कानून बनाती हैं, किस प्रकार से उन चीज़ों को संविधान की सीमा में रहते हुए रोकती हैं, ये उनका विषय वो करेंगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में सबको आगे आना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर भी मुझे ध्यान है, जो 15वीं लोकसभा थी, उसमें हमारे कांग्रेस के दिल्ली के सांसद, मैं नाम भी लेता हूं, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के विषय में प्राइवेट बिल रखा, उस पर चर्चा हुई। तो आज जनसंख्या को लेकर के दलीय सीमाओं से उठ करके भी लोग चिंतित हैं। और मैं समझता हूं कि इसको वोट बैंक का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। देश के हित में, देश का जो मूल चरित्र है उसके हित में जनसंख्या के नियंत्रण पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो कोरोना संक्रमण ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। इसको पटरी पर लाने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, बहुत उपाय किए हैं। देखिए,
इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि कोरोना ने हम सबको गहरे तक आघात पहुंचाया है, हमारे अर्थव्यवस्था को भी आघात पहुंचाया है। आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे जो रोजगार है उसको भी संकट पैदा हुआ है। ये सारी बातें हैं। इन जनरल तो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो कोशिशें हैं, उन्होंने रोजगार के बहुत बड़े अवसर पैदा किए हैं। आप ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, उसकी लंबी चर्चा करें तो बहुत लंबे आंकड़े उसके अंदर निकल करके आएंगे। या टूरिज्म के अंदर हुआ है, या हेल्थ सेक्टर के अंदर हुआ है, या एजुकेशन के अंदर हुआ है, हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी मात्रा में रोजगारों का सृजन हुआ। परंतु ये बात सही है कि कोरोना ने हमको प्रभावित किया है, लेकिन सरकार अपने जो भी साधन हैं उनके अंतर्गत बराबर उसकी चिंता कर रही है। जो पिछला दौर था उसके अंदर भी लगभग 21 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने दिया। 20,85,000 करोड़ था, इसलिए मैं उसको 21,000 करोड़ कहता हूं। अभी 3 दिन पहले फिर पैकेज दिया है। देखिए सीमाएं हैं, लेकिन सरकार सेंसिटिव है। उसकी प्राथमिकता स्वाभाविक रूप से पहले यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिले, राशन मिले, फिर उसको काम मिले, उस क्रम में चल रही है। और निश्चित रूप से हम निकलेंगे, संकट से भी निकलेंगे तो अर्थव्यवस्था अच्छे ढंग से दौड़ेगी। मैं इस बात का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि पहला दौर जब खत्म हुआ तो अर्थव्यवस्था काफी अच्छे स्तर पर सक्रिय हो गए थे लोग, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई थी, हमारे जीएसटी कलेक्शंस भी बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दौर को हमने विजय प्राप्त किया है। तीसरा दौर भी आएगा तो कमजोर रहेगा। वैक्सीनेशन का ड्राइव जिस ढंग से चल रहा है, और कुल मिलाकर के कोरोना को पूरी तरीके से नियंत्रण करते हुए हम बहुत तेज गति से अर्थव्यवस्था के विस्तार की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। पिछले चुनाव में देखा गया सपा बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश की, क्या अब भाजपा भी वही कर रही है? देखिए सोशल इंजीनियरिंग ये भाजपा के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। हम प्रारंभ से हमारी अप्रोच ये रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने अपने आचरण से भी सिद्ध किया है। हमारी कोई भी योजना थी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं थी, अल्पसंख्यक के लिए नहीं थी, या किसी जाति के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। तो हम ये मान करके चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन की नीतियों का लाभ मिले, प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व शासन के अंदर हो, लेकिन हम किसी एक वर्ग विशेष के लिए राजनीति नहीं करते हैं। ये हमारी सोच है, हमारा स्वभाव है, और इसलिए जातिवादी राजनीति हम नहीं करते। सबका प्रतिनिधित्व ये हम जरूर करते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग उस दृष्टि से कि भी ये 10% वोट आ जाएगा, ये 5% वोट आ जाएगा, ये 6% वोट आ जाएगा, ऐसे कुछ हम 30-35% का वोट का जुगाड़ कर लेंगे, ये जो चलता है अन्य दलों का, और जिसकी देखा जाए तो देश की आज़ादी के बाद से एक प्रकार की परंपरा रही है, वो हमारी सोच नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से सबको जोड़ते हुए आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर यूपी की बात करें, मायावती सत्ता में आई तो उन्होंने खुद की मूर्तियां बनवाई, काशीराम की मूर्तियां बनवाई, हाथियों की मूर्तियां बनवाई। अखिलेश यादव सत्ता में आए तो उन्होंने जनेश्वर मिश्र के नाम से पार्क बनवाया। अब बीजेपी बाबा साहब की मूर्ति बनवा रही है, तो विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। नहीं, हम तो प्रारंभ से सबका साथ, सबका विकास, मैंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति हम करते ही नहीं। हमने कभी भी जो अलग करा ही नहीं। यदि वोट बैंक की राजनीति करते और हम ये सोचते कि ये बहन जी का वोट है तो शायद हम उस प्रकार की योजना बनाते। हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम पूरे समाज को एक समझते हैं। और जानते थे कि बाबा साहब की बात है, बाबा साहब की स्मृति में हमने पंच तीर्थ मनाए पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। बाबा साहब जो है हमारे मार्गदर्शक हैं। जिस प्रकार का संघर्ष करते हुए और जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक श्रेष्ठ संविधान दिया, जिस प्रकार से उन्होंने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की, बाबा साहब ने हमको रास्ता दिखाया है। और देश की समरसता की दृष्टि से भी और देश की एकता की दृष्टि से, संविधान के प्रति निष्ठा निर्माण करने की दृष्टि से भी बाबा साहब का व्यक्तित्व एक अद्भुत व्यक्तित्व है। उस नाते लखनऊ के अंदर भी हम कर रहे हैं, अन्य स्थानों पर भी कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन ये हमारी निष्ठा का विषय है, ये वोट बैंक की राजनीति का विषय नहीं है। तो क्या आपको लगता है मूर्तियों से वोट बैंक प्रभावित होते हैं? मूर्तियों से नहीं होते, लेकिन जिस महापुरुष की मूर्ति लगा रहे हैं उनके विचारों के प्रति श्रद्धा और उसके अनुसार काम करने से वोट प्रभावित होते हैं। इसके अलावा अगर वैक्सीन की बात करें तो केंद्र सरकार ने पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की है टीकाकरण को लेकर। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आया। राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता पर मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं है। राहुल गांधी जी तो अद्भुत व्यक्ति हैं। वो या तो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो गुनते नहीं हैं और समझते नहीं हैं। वैक्सीन के संबंध में
एक पूरा टाइम टेबल वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है। वैक्सीन ऐसे नहीं कि हवा में ऐसा कर दें और ये वैक्सीन पैदा हो जाए। ये तो जादू राहुल गांधी जी कर सकते हैं कि 15 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर दूर जो चीन की सेना को फेंक दें, वो जादूगर है वो। परंतु उसका एक गणित होता है। हमने बताया है कि दिसंबर के अंत तक हम देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का, जो भी पात्र व्यक्ति है, उसका वैक्सीनेशन करेंगे और उसी अनुपात में वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो वैक्सीनेशन क्रमशः हो रहा है, वैक्सीन क्रमशः आ रही है। 3 वैक्सीन ऑलरेडी देश के अंदर है, 4थी आ रही है। हमारी 2 वैक्सीन भी प्रोडक्शन की पाइपलाइन में है। तो हम एक टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हैं और दिसंबर तक, इस वर्ष के अंत तक हम पूरे देश के अंदर पूरा वैक्सीनेशन कर देंगे। इस टाइम टेबल को जरा राहुल जी समझें, कुछ पढ़ें, तब बोलें। पर मुझे उनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं है। हम दृढ़ता के साथ, शांतिपूर्वक, मनोयोग से अपने काम को कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं। अगर यूपी की बात करें, योगी सरकार जो भी कामकाज कर रही हो कोरोना संक्रमण को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लगातार सवाल खड़े करती रहती हैं। नहीं, लेकिन सवाल तो ढंग के करें। वो सवाल खड़े करने के लिए भी कुछ पढ़ना समझना पड़ता है। और देखिए, प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी हो, भी राहुल जी का जिक्र किया आपने, ये दोनों के दोनों जो महापुरुष हैं, ये इररिलेवेंट हो गए हैं। ये देखा जाए तो कांग्रेस के ऊपर भी एक प्रकार की लायबिलिटी बन गए। कांग्रेस कहां जा रही है? पंजाब संभलता नहीं है, राजस्थान संभलता नहीं है, कोई प्रदेश संभल रहा है क्या? इतने संभलने की दिशाहीनता है। और ये वैक्सीनेशन की बात करते हैं, पंजाब के अंदर क्या हुआ? पंजाब के अंदर वैक्सीन ब्लैक हो गई। इन्होंने अपने प्रदेशों में चिंता की क्या? तो इसलिए इनकी बातों का कोई महत्व भी नहीं रह गया है। ना कांग्रेस की अपनी पार्टी के अंदर है और ना प्रदेश में, ना देश में है। इसलिए प्रियंका जी ऐसी कहती रहेंगी, राहुल जी ऐसी कहते रहेंगे। हमारी जो सरकारें हैं केंद्र की, प्रदेश की, वो अपना काम करती रहेंगी और अपने काम के अंदर सफल भी होती रहेंगी। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार के टीकाकरण नीति को लेकर तमाम विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं? निश्चित रूप से राजनीति कर रहे हैं। कोई सुझाव तो बताएं। मैंने भी पूरा से टाइम टेबल बताया कि ये योजना है, योजना पब्लिक की गई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको बताया गया है। जहां कहीं भी इसकी चिंता हो रही है गंभीरता से, वहां उनके साथ साझा किया गया इस बात को, लेकिन उनको समझ में बात नहीं आ रही। तो वो एक्चुअली वो बात समझने की मनस्थिति भी नहीं है। और ये आय का विषय नहीं है। आप ये देखें, चाहे वो राफेल का विषय हो, चाहे वो जीएसटी का विषय हो, चाहे वो 370 का विषय हो, यानी कितने विषय आप ढूंढते चले जाइए, प्रत्येक विषय के ऊपर एक यानी एक प्रकार की जो उनकी दुविधा है या एक प्रकार की उनकी जो कन्फ्यूजन है, उसमें से वो बोलते चले जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि जिस दल ने 60 साल तक देश में शासन किया, थोड़ा सा जिम्मेदारी से काम करते तो विपक्ष के रूप में उनकी भूमिका भी सार्थक होती। वो उस भूमिका का भी ठीक से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश से है। विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम विपक्षी दल लगातार तैयारियां कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार भी बीजेपी सत्ता में वापसी करने में कामयाब होगी? एकदम 100% कामयाब होगी। और हमारी 325 सीटें हैं। हमने नारा तो 300 प्लस का दिया है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम 325 से भी आगे बढ़ करके सीटें प्राप्त करेंगे। उसका कारण है, इससे पहले प्रदेश के अंदर इस प्रकार की सरकार लोगों ने देखी नहीं थी। अब उन्होंने देखी है। कानून व्यवस्था सुधरी है, जबरदस्त सुधरी है, बिजली की, सड़कों की व्यवस्था सुधरी है। 5 जिलों में बिजली केवल आया करती थी पहले। उद्योगों की स्थिति सुधरी है। कोई उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना उद्यम लगाने के लिए आने का इच्छुक नहीं होता था, अब इच्छुक हैं लोग, आ रहे हैं। आप यदि मेरठ के अंदर ही जाकर के देखें, पश्चिम उत्तर प्रदेश जाकर देखें, इतने काम किए हैं प्रदेश सरकार ने कि उनको ध्यान है कि ये जो सरकारें थी जिनके समय में अपराध बढ़े रहते थे, लूट होती रहती थी, बिजली आती नहीं थी, उन सबको याद है। वो भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो 4 साल, 4.5 साल की सरकार जो उन्होंने देखी है, उसके कारण से और संगठन की हमारी जो परिश्रम करने वाली टीम, उसके कारण से हम निश्चित रूप से पहले से भी बेहतर परिणाम प्रदेश के अंदर प्राप्त करेंगे। और बाकी लोग कोशिश करें, चुनाव है वो लड़ें, लेकिन हमें अपनी बढ़ी हुई सफलता के अंदर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना, देश के हालात सुधारने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में असली फैसला देश की जनता करेगी। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के
निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।